हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ A2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम को, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या है। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले कहाँ से आया, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। आइए बच्चों, जानते हैं हम इस वीडियो में। गुरुत्वाकर्षण का खोज जानने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ देखिए गैलीलियो गैलीली के बारे में जानना होगा। आपको बता दें कि गैलीलियो गैलीली का जो जन्म है 1564 ईस्वी में हुआ था। 1564 ईस्वी में उसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। और उनकी मृत्यु जो हुआ था 1642 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1642 ईस्वी में, ठीक है ना। गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बताया था कि कोई भी वस्तु यदि स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, यानी एक समान गति से त्वरित होती है, तो वह वस्तु पर वायुमंडल का असर होता है। अगर यह वायुमंडल का असर नहीं हो तो यह वस्तु एक समान त्वरण से नीचे की ओर गिरेगा, ठीक है ना। यह किसका कथन है, तो यह गैलीलियो गैलीली का कथन है। क्या किए थे गैलीलियो गैलीली ने, वह गैलीलियो गैलीली एक मीनार पर चढ़कर ऊपर से दो भिन्न अलग अलग द्रव्यमान वाले वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराए। तो पता चला कि जिनका द्रव्यमान अधिक है वह जमीन पर नीचे आ जाता है और जिसका द्रव्यमान कम है वह जमीन पर देरी से आता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जिसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है वह जमीन पर देरी से गिरेगा, अर्थात वह गति का विरोध ज़्यादा उत्पन्न करता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप छत पे चढ़ के एक पंखी को, पंखी समझते हैं, किसी चिड़िया या पक्षी का पंख ले लीजिए और कोई उसके साथ उससे भारी कोई पदार्थ ले लीजिए, ईंट, उसको आप छत से नीचे गिराइए तो पता चलेगा कि ईंट पहले ज़मीन पर आ गया और वह जो पंख था वह बाद में आया। क्यों? क्योंकि ईंट का क्षेत्रफल कम था जबकि पंख का क्षेत्रफल अधिक था। पंख जो है जब नीचे की ओर गिरता है तो उस पर वायु का विरोध, प्रतिरोध अधिक लगता है और जो पत्थर था या ईंट था उस पर वायु का प्रतिरोध कम लगता है। जिस पर प्रतिरोध अधिक लगेगा वह देरी से नीचे आएगा और जिस पर प्रतिरोध कम लगेगा वह जल्दी नीचे आ जाएगा। इस प्रयोग को सबसे पहले बताया था गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन यह संयोग की बात है, ऐसा प्रयोग करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, यानी ये प्रयोग वह नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। सिर्फ वह बताए थे कि जब स्वतंत्र पूर्वक किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तब वह, अगर वहाँ कोई प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला नहीं हो तो वह सबसे पहले, यानी दोनों साथ साथ जमीन पर गिरेगा। अगर वहाँ प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला कोई है तो वह, जिसका क्षेत्रफल अधिक होगा वह देरी से गिरेगा और जिसका क्षेत्रफल कम होगा वह बाद में गिरेगा, ठीक है ना। इस प्रयोग को करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने इस प्रयोग को स्पष्ट किया। आइए हम गैलीलियो गैलीली के कथन को लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, देखते हैं कि गैलीलियो गैलीली ने अपने प्रयोग में क्या बात स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि जब स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती हुई नीचे आएगी धरती की ओर
तो वह एक समान त्वरित गति से नीचे आएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। यानी जो हम बताए अभी कि एक पंख और ईंट दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है। जब यह स्वतंत्र रूप से जमीन पर आएगी तो वह द्रव्यमान जो है स्वतंत्र रहेगा, यानी द्रव्यमान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब? जब उसका विरोध करने वाला कोई अवेलेबल ना हो, ठीक है ना। यानी निर्वात में अगर हम यह काम करेंगे तब, अगर निर्वात वहाँ हवा है तो ऊपर से गिराएंगे तो हवा का जो प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। कब? जब यह निर्वात में यह प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। यह प्रयोग गैलीलियो ने नहीं कर सका था, और ये प्रयोग यानी इस बात को प्रमाणित करने से पहले उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, वह मर चुके थे। और उनके मरने के बाद इसी प्रयोग को सिद्ध किया था रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल लिख लीजिए, यानी इस प्रयोग को सिद्ध किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने। रॉबर्ट बॉयल ने किया था, ठीक है ना। इस प्रयोग को सिद्ध किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। ये किसने कहा था? तो ये कहा था गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है ना। कहा था किसने? गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन प्रयोग में सिद्ध नहीं किए थे। सिद्ध किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने। कैसे सिद्ध किया? तो आइए इस बात की चर्चा करते हैं कि रॉबर्ट बॉयल ने इस बात की सत्यता कैसे की, क्या प्रयोग किए थे। आइए बच्चों देखते हैं रॉबर्ट बॉयल का प्रयोग, यानी गैलीलियो की मृत्यु के बाद गैलीलियो की कथन को रॉबर्ट बॉयल ने किस प्रकार से सिद्ध किया था। तो उन्होंने क्या किए थे? एक इस प्रकार की परख नली लिए थे, और उस परख नली के ऊपर ये कॉर्क रबर को ढक दिए थे, और ये जो है ये आपका वायु चूसक यंत्र है। क्या है? वायु चूसक यंत्र। वायु चूसक यंत्र यानी ऐसा यंत्र जो वायु को इससे चूस के निकाल लेता है, ठीक है ना। अब इसमें वायु अभी है, और ऐसे परख नली में उन्होंने रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? तो एक लोहे की धातु को और एक पंख को उन्होंने इसे बीकर में डालकर ऊपर से कॉर्क की, ये कॉर्क है, ऊपर से कॉर्क की सहायता से इनको बंद कर दिया, और ऊपर में वायु चूसक यंत्र लगाकर इससे पूरा वायु निकाल लिए, और यह जगह क्या हो गया? तो निर्वात हो गया। यानी इसमें हवा है, अभी इसमें हवा है, लेकिन उन्होंने क्या किए कि वायु चूसक यंत्र लगाकर इससे सभी वायु को चूस कर निकाल दिए। अब यह जगह हो गया खाली, ठीक है ना। तो खाली जगह होने के बाद उन्होंने क्या किए? तो इस बीकर को पलट दिए। इस बीकर को क्या किए? पलट दिए, ठीक है ना। पलटने के बाद उन्होंने गौर से देखा कि ये लोहे की धातु और यह पंख दोनों एक साथ नीचे आ गया, दोनों एक साथ नीचे आ गया। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि इस तरह से जब उन्होंने बीकर लिया तो बीकर लेने के बाद उनकी यानी बीच की वायु को खाली करके निर्वात कर दिए, और निर्वात के दरमियान में, और जैसे ही निर्वात किए तो निर्वात होने के बाद इस बीकर को पलट दिए। पलटने पर जब उन्होंने देखा कि पाया कि ये जो लोहे की धातु है यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है और एक पंख जिसका द्रव्यमान कम है, दोनों एक साथ जमीन पर आ गया, यानी यहाँ इस सतह पे दोनों साथ साथ आ गया। ये था रॉबर्ट बॉयल का प्रयोग, ठीक है ना। तो इस प्रयोग से उन्होंने यह स्पष्ट कर दिखाया कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान वाले, अलग अलग द्रव्यमान वाले जब निर्वात में किसी ऊपर से कोई वस्तु को गिराया जाए, अलग अलग द्रव्यमान वाले वस्तु को जब ऊपर से गिराया जाए तो वह निश्चित रूप से एक साथ जमीन पर गिरेगी, ठीक है ना। यदि निर्वात नहीं हो, यानी कहने का मतलब है कि वायु की उपस्थिति में अगर
भिन्न भिन्न द्रव्यमान का वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो साथ साथ नहीं गिरेगा। जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह पहले आ जाएगा और जिसका द्रव्यमान कम है वह बाद में आएगा, ठीक है ना। और जब वही वायु को चूस कर निर्वात बना दिया गया और तब फिर इसको पलटाया गया तो पता चला दोनों साथ साथ आता है। यानी सीधा सरल भाषा में जान जाइए, जहाँ वायु नहीं रहेगा वहाँ पर से आप ऊपर से कोई भी चीज़ गिराइए, ठीक है ना, चाहे द्रव्यमान अलग अलग काहे ना हो, दोनों साथ साथ गिरेगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ विरोध उत्पन्न करने, प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला अगर कोई चीज़ न हो, एगो सौंसा ईटा और एगो आधा ईटा को ऊपर से गिराइए, सौंसा ईटा का द्रव्यमान ज़्यादा और आधा ईटा का द्रव्यमान कम, फिर भी दोनों साथ साथ जमीन पर आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वहाँ वायु की उपस्थिति है तो सौंसा ईटा पहले और आधा ईटा बाद में आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा वह पहले ज़मीन पर आएगा और जिसका द्रव्यमान कम है वह बाद में ज़मीन पर आएगा। इस प्रयोग को स्पष्ट कर दिखाया था रॉबर्ट बॉयल ने। और यह कथन किसका था? तो यह कथन था गैलीलियो गैलीली का, ठीक है ना। आप यह प्रयोग समझे, इस फिगर को उतार के आप इस प्रयोग के बारे में लिख भी सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये निर्वात में यानी जहाँ वायु का विरोध नहीं होता है वहाँ पर यह जिस गति से नीचे की ओर आएगी उस गति को हम मुक्त पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त पतन। आप ध्यान से समझिए मुक्त पतन को, ठीक है ना। और मुक्त पतन की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है ना। मुक्त पतन का परिभाषा लिख लीजिए, लिख लीजिए मुक्त पतन का परिभाषा। देखते हैं मुक्त पतन यानी आपको यहाँ समझाया है कि जब यहाँ प्रतिरोध उत्पन्न करने वाला नहीं हो कुछ, तब ये जिस गति से नीचे गिरेगा उसी गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। यानी किसी माध्यम में प्रतिरोध की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ विरोध उत्पन्न करने वाला नहीं हो, उस स्थिति में जब कोई वस्तु जिस गति से नीचे की ओर आती है उसी गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। मुक्त पतन लिख लिए। मुक्त पतन का परिभाषा यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है कि स्वतंत्र रूप से जब कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो तब उस हालात में जिस गति से वस्तु नीचे की ओर आएगी उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। आप इसको नोट कीजिए, हम बोर्ड साफ कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मुक्त पतन समझ में आ गई। यानी जब कोई विरोध करने वाला नहीं हो, अनुपस्थिति हो, तो उस हालात में जो वस्तु नीचे की ओर गिरती है उसी वस्तु को क्या कहते हैं? यानी उसकी गति को क्या कहते हैं? मुक्त पतन कहते हैं। यानी मुक्त पतन या इस मुक्त पतन को अलग दिखाने के लिए इसको मुक्त त्वरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त त्वरण। मुक्त त्वरण यानी मुक्त त्वरण कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधा समझ जाइए, जब कोई विरोध करने वाला नहीं हो उस हालात में जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तब उस हालात में जो गति होगी उस गति को मुक्त पतन कहते हैं। और उस गति के द्वारा जो त्वरण उत्पन्न होगा उस त्वरण को हम क्या कहेंगे? मुक्त त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। यानी सीधा सीधा इसी परिभाषा में आप मुक्त त्वरण का भी परिभाषा ऐड कर सकते हैं। कह सकते हैं कि किसी माध्यम में प्रतिरोध की अनुपस्थिति में जब यानी वस्तु जिस गति से नीचे की ओर आती है उस गति के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उस त्वरण को हम क्या करते हैं? मुक्त त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। हम लिख देते हैं परिभाषा। किसी माध्यम में प्रतिरोध की अनुपस्थिति के कारण जब वस्तु नीचे की ओर गति करती है तो उससे उत्पन्न त्वरण को मुक्त त्वरण कहते हैं। मुक्त त्वरण
कहते हैं, ठीक है ना। यानी मुक्त कहने का मतलब है कि फ्री, ठीक है ना, यानी जिस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं हो, फ्री है। तो वहाँ जब त्वरण उत्पन्न होगा तो उसी त्वरण को हम मुक्त त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब इस मुक्त त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। इस मुक्त त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। मुक्त त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। मुक्त त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। इस गुरुत्वीय त्वरण को हम ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से, ठीक है ना। आप ध्यान से समझिए गुरुत्वीय त्वरण को, यानी मुक्त त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण दोनों बात बराबर है, ठीक है ना। यानी इसी मुक्त त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे। मुक्त त्वरण किसको कहेंगे? तो जैसे मुक्त पतन था, उसी मुक्त पतन के अनुसार जो गति कर रही थी, उस गति से जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी त्वरण को हम मुक्त त्वरण कहते हैं। इसी मुक्त त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ध्यान से समझिए, ऊपर से नीचे, यहाँ लिखते हैं ऊपर से नीचे। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो गति जो होगा वह बढ़ेगा। गति क्या होगा? बढ़ेगा। अब जब कोई वस्तु, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, जब ऊपर से नीचे की ओर वस्तु आ रही है तो गति बढ़ेगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो उसकी गति क्या होगा? घटेगा, ठीक है ना। यानी ऊपर से कोई वस्तु को नीचे की तरफ बढ़ाइए, गिरा दीजिए, देखिएगा स्पीड से नीचे आएगा। लेकिन उसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकिए तो नीचे से स्पीड से जाएगा, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद उसकी गति घटते जाएगी और लास्ट में जाके रुक जाएगी, फिर वापस आना शुरू होगी। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए, जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसकी गति बढ़ेगी, और जब वही वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसकी गति क्या होगी? घट जाएगी, ठीक है। अब गुरुत्वीय त्वरण को हम ए भी कहते हैं और जी भी कहते हैं, या ए लिखिए या जी, दोनों बात बराबर है। यानी गुरुत्वीय त्वरण को ए या जी से सूचित करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, जब ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी इसका मान जो होता है, ये पहले लिख लीजिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान नियतांक होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी वस्तु के लिए बराबर होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह सभी वस्तु के लिए इक्वल होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। नोट में आप ये चीज़ याद रखिए कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो गति बढ़ेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो गति घटेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण का मात्रक है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहेंगे? जी। यानी जी कहने का मतलब है, छोटा जी कहने का मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी वह जी मुक्त अवस्था में ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यानी उस पर प्रतिरोध लगाने का कोई गुंजाइश नहीं है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। आइए बच्चों, बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। यानी गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल को खोज किसने किया था? हम आपको बता दें, गुरुत्वाकर्षण का यानी गुरुत्वाकर्षण बल का खोज सर आइजक न्यूटन ने किया था। सर आइजक न्यूटन ने किया था, और सर आइजक न्यूटन का जन्म जो हुआ था 1642 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु जो है वह हुआ था 1727 ईस्वी में। इसके पीछे यानी गुरुत्वाकर्षण बल खोज करने के पीछे एक घटना घटी हुई है। वह घटना है क्या? तो मैं आपको वह घटना के बारे में रूबरू करवाना चाहता हूँ। घटना है 1661 ईस्वी की। 1661 ईस्वी, ठीक है ना। 1661 ईस्वी में सर आइजक न्यूटन को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूटन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। कहाँ? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ भेजा गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है ना।
सर आइजैक न्यूटन को उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया था। कब? 1661 ईस्वी में। घटना तब हुई जब 1665 ईस्वी में यह विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एक महामारी फैल गई। उस महामारी का नाम था प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। यह प्लेग महामारी फैल गया, ठीक है ना। और इस महामारी के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छुट्टी हो गई और न्यूटन को 1 साल की छुट्टी मिल गई। और उस छुट्टी के दरमियान न्यूटन को क्या किया? घर भेज दिया गया, ठीक है ना। और जैसे ही 1665 ईस्वी में प्लेग से जब पूरा विश्व ग्रसित था और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय न्यूटन को 1 साल की छुट्टी दे दी गई, तो न्यूटन घर वापस आकर, उनका घर कहाँ था? ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश उसका घर था। घर वापस इंग्लैंड पहुंच गए। ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, घर वह कहाँ पहुंच गए? इंग्लैंड। और एक दिन शाम के समय वह अपने बगीचे में टहल रहे थे और टहलते टहलते थक जाने के कारण वह सेब के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। और उसी दरमियान एक सेब का फल उनके सर पे आके गिरता है। तो उनके मन में एक भावना जगती है कि यह सेब का फल नीचे सर पे क्यों आके गिर गया है। और इस तरह से अपने उस घटना को अपने जीवन में ढालकर इसी गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर डाली, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर डाली, ठीक है। तो अब समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं। आइए बच्चों, इसका परिभाषा आप नोट कर लीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं, प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर जिस बल से कोई वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी न्यूटन ने यह सत्यापित किया था कि कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिस बल से आकर्षित करता है उस बल को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे देखिए, एक वस्तु है ए और दूसरा वस्तु है बी। इसका केंद्र है ये और इसका केंद्र है ये। ए का केंद्र ये और बी का केंद्र ये। तो ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा, और ये वस्तु इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। यानी प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। तो जिस बल से आकर्षित करती है उसी बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का विशेष जानकारी और गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने दीजिए और अगले वीडियो में हम न्यूटन गति का सार्वत्रिक नियम लेके हाजिर रहेंगे। तब तक आप खुश रहिए और मस्त रहिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।